बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स पीएसएल स्पेशल तो गुजर चुका। ये स्पोर्ट्स फ्लिक्स आप देख रहे हैं रूटीन का हमारा जो चल रहा है, एक फ्लो उस तरह से बना हुआ था। कल आईपीएल खत्म हुआ, उसकी भी चीज़ें कुछ शेयर करनी है, पीएसएल उसको हमने कंपैरिजन करना, जिसकी वजह से मैं माजरत चाहता हूँ। और हमारे साथ मौजूद होंगे आज अली तनवीर साहब, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं, और अहमद सईद साहब मास्टर स्टूडियोज में मौजूद हैं। वक्त की किल्लत के बायस चूंकि क्विकली चलना पड़ेगा हमें, आज का मेजर टॉपिक जो मेन टॉपिक है माइक हैसन है, क्योंकि वो खबरों में है इन दिनों, और वो बात ये कर रहे हैं कि जनाब मेरा ये पहला प्रोजेक्ट था और पहली असाइनमेंट में मुझे कामयाबी मिली है। अब जो है मेरा पाथवे क्लियर है, मुझे पता है कि पाकिस्तान टीम को किस तरह से लेकर चलना है। तो इस सारी सूरत पर बात करें। दूसरा ये कि मोहम्मद नईम जो है लाहौर कलंदर के टॉप ऑर्डर बैटर, ओपनिंग जो थे उन्होंने क्या धाक बिठाई अपनी, लेकिन अब उन पर कुछ सवालात उठने लगे। इसके साथ साथ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बातें हो रही हैं, प्लस ये जो कैंप लगा हुआ है इस पर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दोबारा से बाबर, रिजवान और शाहीन पर आवाजें उठना शुरू होगी, क्योंकि इन्हें कैंप पर बुलाया गया, या 3 रोजा कैंप जो लगाया गया माइक हैसन की तरफ से, और जो कि जिसका एक मकसद ये हो सकता है कि इंटरेक्शन हो तमाम प्लेयर्स के साथ, क्योंकि हेड कोच हैं वाइट बॉल क्रिकेट के, तो वाइट बॉल में कोई भी प्लेयर आ सकता है। तो वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। अली साहब, आपसे आपकी तरफ आता हूं। माइक हैसन की अप्रोच आपको अभी तक समझ आई है इस पहली सीरीज में, क्योंकि वो मिक्स एंड मैच से चल रहे हैं, यंग प्लस जो सीनियर लोग हैं उनके कॉम्बिनेशन से चल रहे हैं, यूजुअली ऐसा होता भी है। आपको समझ आ रही कि अप्रोच क्या है? क्या एक अग्रेसिव अप्रोच लेकर चलना चाह रहे हैं, मॉडर्न डे क्रिकेट को अडॉप्ट करना चाह रहे हैं? आपके नजदीक क्या करना चाह रहे हैं? जी, माइक हैसन को अगर देखा जाए तो उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड में भी यही अप्रोच रखी, और अगर आपने देखा होगा तो उनकी शुरू से जो ड्राफ्टिंग से लेके एंड तक उनकी यही थी कि आपने अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है। और आपने देखा कि पहले लेग में इस्लामाबाद यूनाइटेड आपको बिल्कुल अलग नजर आई। बिल्कुल वो सिर्फ उनसे एक ये गलती हुई कि उन्होंने इंजरीज का नहीं सोचा। उन्होंने कोई दरमियान में जो पाक इंडिया एक्टिविटी हुई उसके दरमियान जो उनके ओवरसीज प्लेयर मिस हुए, तो उनकी वजह से उनका पूरा कॉम्बिनेशन खराब हुआ। तो वो अगर कॉम्बिनेशन खराब ना होता तो कहीं ना कहीं इस्लामाबाद यूनाइटेड आपको ये पीएसएल विन करते हुए दिखाई देते। अगर आपने देखा होगा तो लिमिटेड बजट के साथ उन्होंने जो टीम बनाई, और जो उसके कंपैरिजन आप बाकी टीम्स को देखें, उतना बजट इस्तेमाल नहीं किया गया इस्लामाबाद यूनाइटेड। फिर माइक हैसन जब बांग्लादेश सीरीज थी उसमें जब टीम सिलेक्शन की बात आई तो उन्होंने अपने कोई नाम पिक किए जो सिलेक्शन कमेटी ने दिए। उन्होंने कुछ एतराज़ात किए जिसमें वो नसीम शाह को उन्होंने डलवाया जो उनकी टीम में भी थे। कुछ उन्होंने कहा कि हम रेस्ट देना चाहते हैं, जिसमें सीनियर प्लेयर्स थे, जिसमें बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, उनको ड्रॉप किया गया। एग्जैक्टली अगर आप देखें तो उनको ड्रॉप किया गया, और इस वजह से ड्रॉप किया गया कि उनकी T20 परफॉर्मेंस पे कुछ शकूक व शुबहात थे। अगर आप देखें भी जो आज T20 रैंकिंग आई, उसमें भी बाबर, रिजवान और शाहीन स्पेसिफिकली उनका बहुत बड़ा ड्रॉप देखा गया। बाबर की 3 दर्जे तनज़ली हुई, और 8 साल बाद वो T20 रैंकिंग से टॉप 10 T20 रैंकिंग से आउट हुए। इसी तरह बाबर की तनज़ली हुई, और शाहीन शाह अफरीदी की तो बहुत ज्यादा तनज़ली हुई। तो अगर आप देखें तो ये जो हमारे सो कॉल्ड टॉप परफॉर्मर थे या जो बड़े नाम थे, उन्होंने एज सच पास में परफॉर्म नहीं किया। और जो माइक हैसन ने जो पिक्स की, जो यंग टैलेंट लेके आए, आप देखें हारिस थे, उन्होंने रैंकिंग में कितना ज्यादा जंप किया। उसके अलावा हसन नवाज थे। हसन नवाज को आपने देखा कि वो बिल्कुल एक अलग नजर आए। पर मैं समझता हूँ T20 में आपको एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी चाहिए। ये नहीं हो सकता, लास्ट टाइम भी आपने कहा था कि हम बाबों पे रिलाई नहीं कर सकते। हम ये बोलें कि हमारे पास बहुत बड़ा नाम है, बाबर है, रिजवान है, शाहीन शाह अफरीदी है, पर वो परफॉर्म नहीं करके दे रहे। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी को होली काऊ बना के उसको टीम में रखें और उसका नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट को हो। हमें ज्यादा से ज्यादा यंग जो टैलेंट है उसको मौका देना चाहिए। मैंने लास्ट टाइम भी आपको ये बताया था कि जहाँ यंग टैलेंट है उसको मौका मिलेगा तो वो आपको परफॉर्म करके देंगे। ये तो ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज की बात करें, फखर जमान शुक्र है वो इंजर्ड हो गए और साहबजादा फरहान को मौका मिल गया, वरना तो शायद साहबजादा फरहान को मौका भी ना मिलता। और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हसन नवाज उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और कहीं ना कहीं शादाब को फिर सेव कर लिया गया है कि जी वो उन्होंने उनकी T20 ऑलराउंडर टेस्ट रैंकिंग भी इम्प्रूव हो गई है। अब ये भी प्ली ली जाएगी कि बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। यहीं अगर आप सुफियान मुकीम को खिला देते तो वो आपको शादाब से कहीं बेहतर परफॉर्म करके दे देते। बिल्कुल ऐसा, और माजी में ऐसे एग्जांपल्स मौजूद है कि बाद में आने वाले यंग टैलेंट ने पिछले को बीट किया और अपनी जगह बनाई है। लेकिन अगर जगह बनानी दी जाए तो अहमद सईद साहब,
रिजवान, बाबर, शाहीन जैसे बड़े नामों पर बात हो रही है बहुत ज़्यादा कि कैंप पर दोबारा, अभी अली साहब ने भी कहा कि बाबों पर हमने रिलाय नहीं करना, ठीक है। अब यंग टैलेंट की तरफ आने, उन्होंने तो ये भी कह दिया कि शुक्र है कि फ़खर जमान इंजर्ड हुए, हालांकि फ़खर चौथे नंबर पर भी खेल सकते हैं अली साहब, उनकी ज़रूरत है वैसे अभी टीम को, लेकिन चले यंग टैलेंट को प्रमोट करने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी। तो इनका फ्यूचर आपके नज़दीक क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि बाबर आजम को आप रूल आउट नहीं कर सकते एंटायरली वाइट बॉल क्रिकेट से। दूसरी बात यह है कि अभी रैंकिंग की यहाँ बात हो रही थी, तो मैं इसमें एक बात ऐड करता चलूँगा। जब बाबर आजम जो है वो नंबर 1 रैंकिंग्स पे आता था और बाबर आजम टॉप रैंकिंग्स पे आता था, तो फिर हमारे जो एनालिस्ट दोस्त थे वो इस बात का मजाक उड़ाया करते थे कि बाबर नंबर 1 पे तो आया लेकिन टीम को उसका फायदा नहीं हो रहा है। इस बात की तो बहरहाल दाद देना कि बाबर आजम ने 3 साल पाकिस्तान का नाम टॉप पर रखा है आईसीसी रैंकिंग्स के अंदर। ठीक है, बाबर आजम की T20 क्रिकेट में जगह नहीं बनती, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन बाबर आजम को भी डील करने का तरीका मेरा ख्याल है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए कि आप उसकी हर चीज़ को उठा के नल एंड वॉइड कर दें। बाबर आजम ओडीआई क्रिकेट में पाकिस्तान का नंबर 1 बैट्समैन है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। बाबर आजम T20 प्लान्स के अंदर पाकिस्तान का हिस्सा हो या ना हो, लेकिन बाबर आजम को एंटायरली रूल आउट नहीं किया जा सकता। एक क्वेश्चन मार्क अलबत्ता यकीनन ये होगा कि जो जुलाई में नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आना है, जो पिछला सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट था उस वक्त बाबर कप्तान भी थे, वो तीनों फॉर्मेट्स को देख रहे थे, तो उस बुनियाद पर वो एक कैटेगरी में आए। तो अब बाबर आजम के फ्यूचर का फैसला जो है वो वाला सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी करेगा कि बाबर आजम प्लान्स का हिस्सा है या नहीं है। मुझे ये लग रहा है कि जो जुलाई में जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आना है उसमें सलमान अली आगा हो सकता है कि आपको एक कैटेगरी में आते हुए दिखाई दे, क्योंकि उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उनको ओडीआई की कप्तानी मिलने जा रही है। और साथ ही साथ ये भी आपको मैं खबर आज दे दूं कि शान मसूद, उनके भी रेड बॉल क्रिकेट में दिन जो है वो गिने जा चुके हैं। वो भी रिप्लेस हो जाएंगे और उनकी जगह भी सऊद शकील या सलमान अली आगा को ही जो है वो तीनों फॉर्मेट्स का कप्तान जो है वो बना दिया जाएगा। तो ये जहां तक बाबर आजम के फ्यूचर का ताल्लुक है, ओडीआई टीम में वो खेलेंगे, टेस्ट टीम में वो खेलेंगे। मोहम्मद रिजवान का जहां तक ताल्लुक है, तो मोहम्मद रिजवान भी यकीनन हमें जो पिछले 1.5 साल में पाकिस्तान ने टेस्ट क्रिकेट खेली है सबसे ज़्यादा एवरेज मोहम्मद रिजवान की है, वो भी हमें वहाँ नजर आएंगे। शाहीन अफरीदी हमें T20 टीम के अंदर भी वॉक इन करते हुए नजर आएंगे। पाकिस्तान की टीम जब बांग्लादेश जाएगी तो उसमें शाहीन अफरीदी आपको पाकिस्तान की टीम का हिस्सा नजर आएंगी। ये हमारी चिड़िया है, उसने हमें ये बात बताई है। तनवीर साहब, क्या समझते हैं, अगर बाबर और रिजवान बाहर होते हैं तो शाहीन के भी कोई हालात बेहतर नहीं है, मासवा ये कि उन्होंने PSL ट्रॉफी जितवा कर दी है, लेकिन इंटायरली डिपेंडेंट शाहीन पर नहीं थी टीम। ओवरऑल टॉप ऑर्डर ने परफॉर्म किया, बॉलिंग तो हर महाज पर पिटी है लाहौर कलंदर्स की, लेकिन सलमान ने जिस तरह से परफॉर्म किया। लेकिन स्पेसिफिकली अगर बात की जाए शाहीन की, तो इनको दोबारा से कम बैक करवाना, और पता नहीं एक तो इनको ब्रेक देने से डरते क्यों इतने, क्या इतनी बड़ी सिफारिश इनकी आप समझते हैं? अच्छा, ज़रा उनसे रब्ता बहाल करते हैं, टेक्निकल इशू है, क्या समझ लगता है वैसे है इनकी कोई सिफारिश शाहीन अफरीदी की, या परफॉर्मेंस ही उनकी ऐसी बोलती है कि उनको बाहर कर? या आप ज़ेरे-ए-लाब मुस्कुराएं मत, मुझे बताइएगा। देखिए, शाहीन अफरीदी की जो परफॉर्मेंस है ना, वो तो मैंने आपके सामने रखी थी। अच्छा। जिस PSL की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर यह कहा जा रहा है ना कि वो टीम में आएंगे, तो वो तो मैंने आपको सामने रख दी थी। 19 मैंने आउट किए थे, उसमें से 11 खिलाड़ी लोकल थे। हाँ। और जो बड़े बड़े नाम थे PSL के, उनके जब बॉलिंग की बारी आई तो मैंने आपके सामने रखा था कि टीम साइफर्ड को उन्होंने 13 बॉलिंग कराई हैं, उनके खिलाफ 28 रन बनाए हैं। डेविड वार्नर ने उनके खिलाफ 21 बॉलों पर 28 रन बनाए हैं। इसी तरह जो हमारे जो टीम का हिस्सा जो लड़के हैं पाकिस्तान की टीम का रेगुलर, उनमें से भी अगर आप देखें तो खुशदिल शाह ने ही मतलब 15-15, 17 रन लगाए हैं शाहीन अफरीदी को एक ओवर में। तो परफॉर्मेंसेस तो ये हैं। आप अगर सिर्फ जिसको कहते हैं ना कि डेटा ड्रिवन होने की बुनियाद पर, और ये भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी आज दूर कर लें कि माइक हेसन को डेटा ड्रिवन कोच नहीं है। माइक हेसन रोल ड्रिवन कोच है। माइक हेसन ऐसा नहीं करते हैं कि वो जो नंबर उनके ऊपर पर्ची के ऊपर लिखे हुए आगे जो माजी में प्रैक्टिस थी PSL की टीमों के अंदर भी, और फिर वहां से पाकिस्तान की टीम बनती थी, पर्चियों के ऊपर लिखे हुए नंबर्स की बुनियाद पर वो टीम नहीं बनाते हैं। माइक हेसन का माजी हमें ये बताता है कि वो जब न्यूजीलैंड में थे, जब कीनिया में थे, अर्जेंटीना की टीम के साथ भी कुछ उन्होंने वक्त सर्व किया, RCB के साथ काफी टाइम उन्होंने लगाया, वो ये उनका जो माजी है वो ये बताता है कि वो हर टीम के अंदर जाके प्लेयर्स के रोल्स को डिफाइन करते हैं और फिर वो प्लेयर्स शॉर्टलिस्ट करते हैं कि इस रोल के अंदर मेरे पास कौन कौन से प्लेयर आ सकते हैं। ये जो 22 प्लेयर अभी बुलाए गए हैं और इसके बाद जो ये पूल 40 का हो जाएगा, इसमें रेड बॉल क्रिकेट के प्लेयर भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो ये जो लड़के इस वक्त बुलाए गए हैं, ये असल में उन रोल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए बनाए गए हैं कि कौन सा प्लेयर किस रोल को अदा कर सकता है। तो यहां पर शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी। जिस तरह से एक फायदा उनको ये हो गया कि इस PSL में हसन नवाज उनको मिल गए मिडिल ऑर्डर में, वरना शायद हो सकता था कि वो पाकिस्तान की टीम में जिस तरह से प्लेयर्स को चलाने का तरीकाकार रहा है वो ओपनिंग करते रह जाते और वहां पर पता नहीं उनकी लक चल पाती या ना चल पाती। तो एक तो आसानी उनके लिए ये हो गई है कि उनको यहाँ पर जो है वो हसन नवाज मिल गए हैं। फखर जमान की आप बात कर रहे हैं तो मुझे ये लग रहा है कि ओपनिंग स्लॉट में हमारे पास जितने परफॉर्मर आ चुके हैं, हो सकता है कि फखर जमान भी माजी में नंबर 4 नंबर 5 पर खेलते हैं, हमें फ्यूचर में नंबर 4 नंबर 5। तो माइक हेसन जो है
इस वक्त वो रोल्स डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं और उन रोल्स के अगेंस्ट जो है वो प्लेयर्स की शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी। ये जो कैंप और हो रहा है अच्छी बात है कि उनके पास अभी टाइम है, कमोबेश 1-1.5 महीना उनके पास है कि चीजें सॉर्ट आउट करें, एक प्लान, एक रोड मैप तैयार करें। इस पर फर्दर भी बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे मॉडर्न डे क्रिकेट, जो कि माइक हैसन जो है उनकी अप्रोच ये अभी तक दिखाई दे रही है कि वो एक्सपीरियंस प्लस यंग टैलेंट मिक्स एंड मैच कॉम्बिनेशन से पाकिस्तान की टीम जो है प्लेइंग 11 तश्कील देना चाह रहे हैं और होपफुली वो इसमें कामयाब भी हो जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो वापस रिजवान, बाबर और दीगर जो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, सीनियर प्लेयर हैं, उनकी तरफ रुक करेंगे, क्योंकि उनको कैंप में तो बुला लिया गया लेकिन अभी उनका फ्यूचर डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि आया वो वाइट बॉल क्रिकेट में पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व करेंगे या नहीं। इस पर मजीद भी हम बात करते हैं। अहमद कुरैशी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अहमद। वालेकुम अस्सलाम। अहमद, क्या लगता है, अभी तक माइक हैसन की अप्रोच पर हम बात कर रहे थे, तो दोबारा क्या वो वही चेहरे हम दोबारा देख सकेंगे, उन पर रिलाई कर सकेंगे माइक हैसन, या फिर वो कंप्लीटली चाहेंगे कि अब यंग टैलेंट की तरफ जाया जाए? देखिए, बाबर, रिजवान या शाहीन, इनको एकदम से बिल्कुल साइड लाइन कर देना मेरा नहीं ख्याल कि ये पॉसिबल होगा। चाहे माइक हैसन हो या उनकी जगह इवन चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब भी हों, तो वो भी एकदम से इन प्लेयर्स को साइड लाइन नहीं कर सकते। जहाँ तक बात है बाबर की, उसका मुझे लगता है कि बांग्लादेश के अगेंस्ट भी, और शायद अगर बांग्लादेश के अगेंस्ट वो अच्छा परफॉर्म करता है तो फिर उसको जो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट सीरीज है उसमें भी T20 में मौका दिया जाएगा और फिर उन परफॉर्मेंस बेस पे ये डिसाइड किया जाएगा कि आगे एशिया कप वगैरह में बाबर आजम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे या नहीं। रिजवान के हवाले से सिमिलर बात कहना, वो आई थिंक कि उसकी पॉसिबिलिटीज मुझे बहुत ज्यादा नहीं नजर आ रही। हाँ, अलबत्ता ये है कि शाहीन जरूर वापसी कर सकता है। जहाँ तक वनडे टीम की बात है तो वनडे टीम मेरे ख्याल से चाहे बाबर हो, रिजवान हो या शाहीन हो, इन तीनों के बगैर इनकम्प्लीट है। ये बैकबोन से जाते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। ठीक है, इनकी परफॉर्मेंसेज या इनकी फॉर्म उस तरह से नहीं लगी हुई थी चैंपियंस ट्रॉफी में या पिछले कुछ अरसे में, लेकिन आई थिंक कि जिस तरह से इन लोगों ने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट या ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वनडे में अच्छा परफॉर्म किया था, उसी तरह की परफॉर्मेंसेज अगर ये आने वाले वनडेज में एग्जीक्यूट करते हैं तो आई थिंक कि ये वनडे टीम से तो कहीं नहीं जा रहे। लेकिन T20 में बाबर और शाहीन की जहां तक बात है उनकी वापसी हो सकती है, लेकिन रिजवान पे क्वेश्चन मार्क है। बिल्कुल। अच्छा अहमद सही साहब, हमने देखा कि पूरी दुनिया में अभी 2 एग्जाम्पल तो मेरे सामने, हेनरिक क्लासन वाइट बॉल क्रिकेट छोड़ गए, उसके बाद मैक्सवेल, ये वो 2 रिटायरमेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक बनी हुई हैं। हेनरी क्लासन ने क्लियर कट कह दिया कि जनाब मैं लीग क्रिकेट खेलना चाहूँगा, इस वजह से मैं नेशनल ड्यूटीज़ से खैर बाद ये भारी जिम्मेदारी मैं ले रहा। मैक्सवेल ने भी गालिबन ODI क्रिकेट छोड़ी और T20 पे फोकस है। अब बहुत ज़्यादा रुझान ना T20 की तरफ। फिर हम अपने अगर सीनियर की बात करें तो बाबर को भी हमने हार्ड हिटिंग करते हुए देखा है, इस तरह की ट्रेनिंग करते हुए देखा है। ये सारा का सारा रुझान जो है मेरे ख्याल शॉर्टर फॉर्मेट की तरफ जा रहा है। हर बंदा चाह रहा है कि थोड़े टाइम में ज़्यादा खेल कर ज़्यादा पैसा कमा लूँ, और ये सारी गेम पैसे की है। देखिए, डेफिनेटली सेलेबल कमोडिटी तो जो है वो T20 क्रिकेट ही है, और जाहिर है कि कौन ऐसा प्लेयर होगा जो ये चाहेगा कि जब उसको T20 से एक बैगेज ऑफ मनी जो है उसके पास अगर आ रहा हो तो फिर वो क्यों 4 डे क्रिकेट भी खेलता रहे और वो टेस्ट मैच के लिए भी अपनी जो सर्विसेज है वो फराहम करे। इसमें ख़ास बात बहरहाल ये है कि जो नेशनल टीम से खेलने का जज्बा होता है, जो नेशनल जर्सी को अपने ऊपर पहनने का एक जज्बा लोग आमतौर पर रखते थे, जो पैशन रखते थे, वो भी हमें कहीं ना कहीं कम होता हुआ नज़र आ रहा है क्रिकेट के अंदर। हेनरिक क्लासन की आपने बात की है तो उनका माजरा असल में ये है कि उन्होंने प्री कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन करके रखे हुए थे। मेजर लीग क्रिकेट जो USA में होती है और दी 100 की जो लीग है जो इंग्लैंड में होती है, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके रखे हुए थे। तो जो उनके जो नेशनल कोच हैं उन्होंने ये कहा कि सेम टाइम्स के अंदर जो है वो उनकी नेशनल टीम के साथ भी कमिटमेंट्स हैं। उन्हें गालिबन ऑस्ट्रेलिया जाना है और उसके साथ जिम्बाब्वे की एक सीरीज जो है वो उनकी प्लान है, शायद साउथ अफ्रीका की। तो उन्होंने ये कहा कि इन औकात के अंदर आपका जो है वो लीग क्रिकेट खेलना नहीं बनता है, जिसकी वजह से शायद कहीं ना कहीं कोई झगड़ा पैदा हुआ है। अगर आप देखें तो मतलब हेनरिक क्लासन है या मैक्सवेल हैं या और भी बहुत सारी रिटायरमेंट जो है वो 2025 में आई हैं। पिछले 5-6 महीनों के अंदर बड़े बड़े नाम हैं जो क्रिकेट छोड़ गए हैं, और कुछ लोगों ने तो जो है वो सिर्फ T20 क्रिकेट को ही अब इख्तियार किए रखा है। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ICC के लिए
कि अगर आईसीसी को क्रिकेट को बचाना है, टेस्ट क्रिकेट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिकेट, और अगर क्रिकेट को बचाना है तो टेस्ट क्रिकेट को बचाना होगा। टेस्ट क्रिकेट के साथ साथ ओडीआई क्रिकेट का मुस्तकबिल खास तौर पर इसलिए हमें धुंधलाता हुआ नजर आ रहा है कि जो 50 ओवर वर्ल्ड कप हुआ है 2023 का, उससे पहले ये डिबेट शुरू हो चुकी है क्रिकेटिंग हलकों के अंदर कि इस वर्ल्ड कप को खत्म कर देना चाहिए और उसकी जगह पर जो है वो T20 वर्ल्ड कप्स को ही ज्यादा प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि साथ साथ ये भी हो रहा है कि क्रिकेट जो है वो ओलंपिक्स का हिस्सा भी बनने जा रही है। क्रिकेट जब ओलंपिक्स का हिस्सा बनेगी तो ज्यादा टीमें इसके अंदर आएंगी और फिर ज्यादा टीमों के आने से जाहिर है इसकी जो मार्केटेबल होने की कैपेसिटी है उसमें इजाफा होगा, और ज्यादा जाहिर है कि टीमें जिस तरह से आमतौर पर लीग का रुझान है, फुटबॉल के अंदर भी है, बेसबॉल के अंदर भी है, और भी बाकी जो खेल हैं वॉलीबॉल के अंदर भी है, तो हमें यह लगता है कि क्रिकेट जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता लीग फॉर्मेट के तहत खेली जाएगी। और ये जो प्लेयर्स के रिटायरमेंट्स हैं जो इस बात की इंडिकेशन है कि कौमी टीम के लिए खेलने का जज्बा भी कम होता जा रहा है, और प्लेयर जो है वो अपनी जितनी भी उनकी कैपेसिटीज हैं वो सारी लगाना चाहते हैं फ्रेंचाइज क्रिकेट के ऊपर, ताकि कम वक्त के अंदर ज्यादा पैसे कमाए जा सकें। और जो कमर्शियल एक्टिविटीज होती हैं इस कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंदर वो सारी इसी तरह ही हुआ करती हैं। फुटबॉल के साथ भी यही हुआ था, और मुझे ये लग रहा है क्रिकेट के साथ भी 2027 के बाद ऑनवर्ड आप देखेंगे कि इसमें लीग्स का ही रुझान होगा। यहाँ पर आईसीसी को कंट्रोल करना पड़ेगा कि हर तरह की लीग को जो एनओसी देने की रिवायत शुरू हो गई है, इसकी वजह से बहरहाल टेस्ट क्रिकेट को नुकसान पहुंचेगा, और अगर टेस्ट क्रिकेट खत्म होती है या टेस्ट क्रिकेट का क्वालिटी गिरती है तो उससे T20 क्रिकेट की क्वालिटी के ऊपर भी फर्क पड़ेगा, क्रिकेटर की ओवरऑल क्वालिटी के ऊपर जो है वो उनकी कैपेबिलिटीज के ऊपर फर्क पड़ेगा। तो मुझे ये लगता है कि आईसीसी के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और आईसीसी की जो इस वक्त की मैनेजमेंट है वो खास तौर पर थोड़ी सी ज्यादा नालायक है, थोड़ी सी ज्यादा जो है वो इस किस्म की चीजों को कंट्रोल करने में हमें नाकाम नजर अच्छा, मैं आपको बताता हूं अहमद कुरैशी साहब, शायद आप इससे एग्री करें, जो भी बात की कि आईसीसी अभी थोड़ा सा बेबस सा दिखाई दे रहा है जब से इंडिया का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा आईसीसी में हुआ है ना, तब से। क्योंकि अगर हम रहते ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड और ये दीगर जो टेस्ट नेशन है वो टेस्ट क्रिकेट को पसंद करते हैं, ग्राउंड भरे होते हैं, लोग टेस्ट क्रिकेट देखने आते हैं। अभी आप चैंपियंस इसमें देख लीजिएगा, आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल ग्राउंड भरे होंगे। इंडिया नहीं चाहता कि जनाब जो है वो टेस्ट क्रिकेट को प्रमोट किया जाए, वो शॉर्टर फॉर्मेट की तरफ आ रहा है और इसी में क्रिकेट की तबाही है। तो मेरा ख्याल अगर ये चीज खत्म करनी तो पहले इंडिया का इन्फ्लुएंस खत्म करना पड़ेगा आईसीसी। एग्री करेंगे अहमद? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इंडिया का काफी ज्यादा आईसीसी में इन्फ्लुएंस है, क्योंकि जाहिर है वो एक बड़ी मार्केट है, रेवेन्यू जनरेट करके देता है आईसीसी को। लेकिन टेस्ट क्रिकेट की जहां तक बात है, उसका अगर वो डाउनफॉल का शिकार है तो सिर्फ इंडिया जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि सिर्फ इंडिया में ही आईपीएल नहीं हो रही। अब तो हर मुल्क की अपनी एक लीग हो रही है, इवन यूएस तक अपनी डिफरेंट लीग्स वहां पे ऑर्गेनाइज करता है। तो जाहिर है कि ये इंडिविजुअल प्लेयर्स की फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो किस फॉर्मेट की क्रिकेट को प्रायोरिटी देना चाहते हैं। हमारे पास बेहतरीन एग्जांपल है जेम्स एंडरसन की, ये उसको बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट ऑफर्स हो सकते थे, उसको बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज मिल सकती थी जब उसने T20 और वनडे क्रिकेट को छोड़ के टेस्ट क्रिकेट पे फोकस किया। स्टूट ब्रॉड उसकी एग्जांपल है, लेकिन उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को प्रायोरिटाइज किया, टेस्ट क्रिकेट को अहमियत दी और टेस्ट क्रिकेट को ज्यादा खेलने पे तवज्जो दी। तो ये मेरे ख्याल में इंडिया का ठीक है कि इन्फ्लुएंस है, लेकिन किसी बोर्ड को ब्लेम देना या लीग्स को ब्लेम देने से ज्यादा मेरे ख्याल में प्लेयर्स के अपनी इंडिविजुअल जो प्रायोरिटीज हैं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कि वो क्या सिर्फ क्रिकेट को एक पैसे के तौर पे देखते हैं कि पैसा कमाने के लिए, या फिर वो क्रिकेट को जो है क्रिकेट की तरह खेलना चाहते हैं। जो क्रिकेट को क्रिकेट की तरह खेलना चाहते हैं वो डेफिनेटली क्रिकेट को अगर इम्पोर्टेंस देते हैं तो वो जितना भी आप पैसा उनको ऑफर हो रहा होगा या लीग्स में उनके पास अपॉर्चुनिटीज होंगी, वो टेस्ट क्रिकेट को प्रायोरिटी देंगे। हमारे यहाँ भी बहुत सारी ऐसी एग्जांपल हैं कि जब 2019 में वहाब रियाज, मोहम्मद आमिर की पाकिस्तान की टीम को बहुत ज्यादा जरूरत थी, उस वक्त उन दोनों ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया ऑस्ट्रेलिया के टूर से पहले, और वो सारा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी यंग नसीम शाह, शाहीन आफरीदी, इन सब के शोल्डर्स पे गिरी। तो उनकी भी उस वक्त प्रायोरिटी पैसा थी। तो मेरे ख्याल में ये किसी को हम ब्लेम देने के बजाय बोर्ड को या किसी लीग को, उससे ज्यादा इंडिविजुअल की अपनी प्रेफरेंसेस के हवाले से है कि किसकी क्या प्रायोरिटी और क्या प्रेफरेंसेस हैं। देखिए, मेरा ख्याल है कि बीसीसीआई ज़्यादा जो है जिम्मेदार इस हवाले से यकीनन है कि हम ये बात करते हैं कि आईसीसी के जितने भी इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड्स हैं उनमें ज़्यादा जो है वो रेवेन्यू वो जनरेट करते हैं। ज़्यादा रेवेन्यू अगर वो जनरेट करते हैं इसका मतलब है कि फैसला साजी के ऊपर भी, और आजकल तो जो आईसीसी के चेयरमैनशिप है वो भी उनके पास है। तो आप
ये यकीनन जिम्मेदारी उनके ऊपर आती है कि इसको इस तरह से इंसेंटिवाइज नहीं किया गया टेस्ट क्रिकेट को जिस तरह से T20 क्रिकेट को किया गया है। आपने T20 की लीग्स दे दी और खास तौर पर IPL एक ऐसी लीग है कि जिसमें 2 महीने के लिए प्लेयर जो है वो बाउंड होते हैं, तो आपने T20 के मैचेस इसलिए बढ़ा दिए कि उससे जो स्पॉन्सरशिप राइट्स हैं और जो व्यूअरशिप राइट्स हैं उसकी मनी ज्यादा आती है। तो यही चीजें आप टेस्ट क्रिकेट के साथ क्यों नहीं अटैच कर देते? टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर्स को आप उस तरह से क्यों नहीं इंसेंटिवाइज कर देते जिस तरह से व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर्स को किया जाता है? टेस्ट क्रिकेट क्यों 3-4 मुल्कों के अंदर महदूद होकर रह गई है? ये वाली जो सहूलतें जो 3-4 ममालिक के अंदर हैं, ये बाकी ममालिक तक फराहम करना ये ICC की ही जिम्मेदारी है। ICC ने जो T20 का वर्ल्ड कप हुआ था उसमें तो टीमों की तादाद बढ़ा दी थी, लेकिन जो टेस्ट चैंपियनशिप हो रही है उसमें तादाद जो है वो स्क्वीज हो रही है। तो किस तरह से टेस्ट क्रिकेट प्रमोट होगी? और ये सारी जो प्लानिंग हो रही है ICC के अंदर, उसमें ज्यादा रोल चूंकि इंडियन बोर्ड का है, इसलिए हम बार बार इस बात का तज़किरा करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पर रोल तो उनको प्ले करना पड़ेगा, डेफिनेटली रोल प्ले करना पड़ेगा। और दीगर बोर्ड्स को अब चाहिए कि स्टैंड लें, और ना सिर्फ स्टैंड लें बल्कि इस पर काम करना भी स्टार्ट कर दें अगेंस्ट। हाँ ठीक है, ICC चेयरमैन जो है वो जय शाह हैं और उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा, क्योंकि रेवेन्यू जो है वो इंडिया से जनरेट हो रहा है, उनकी क्रिकेट से जनरेट हो रहा है, टिकट्स महंगे उनके बिकते हैं। लेकिन यहाँ पर दीगर बोर्ड्स को स्टैंड लेना चाहिए। लेट्स सी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसमें क्या अपना किरदार अदा कर सकता है, क्योंकि ACC के चेयरमैन इस वक्त मोहसिन नकवी, अगला जो मेजर टारगेट है जो हमने अचीव करना है वो एशिया कप है। एशिया कप जो कि हमें खबरें पहले भी सुनने में आई थी कि जनाब इंडिया की टीम उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी, तो इसका कोई ऑल्टरनेट वे जो है नकवी साहब को फौरी तौर पर अपने माइंड में रखना पड़ेगा। और फर्दर पाकिस्तान क्रिकेट पर बात भी करेंगे हम अपने कल के शो में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।